वायुड़ स्थलाकृतियां 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 जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन
अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। जीवगेन कोमल पदार्थों के अधोरदन स्तंभ के ऊपर अधिक अवरोधी शैलों का टिका हुआ ढेर जीवगेन कहलाता है। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त
गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। वातागर्त गतिशील वायु के अपघर्षण एवं अपवाहन क्रिया से विकसित होने वाले गर्त वातागर्त कहलाते हैं। इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण इंसेलबर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में ग्रेनाइट सेल के अपरदन के कारण गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं।
गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। गुंबद या पिरामिड के आकार के टीले इंसेलबर्ग कहलाते हैं। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड। छत्रकशिला या गारा मरुस्थलीय भागों में वायु
के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड, छत्रक शिला या गारा। मरुस्थलीय भागों में वायु के मार्ग में आने वाली चट्टानी खंड अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। अपर्दन क्रिया से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेते हैं, जिन्हें छत्रक शिला कहते हैं। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सैलकटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सैलकटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सैलकटक होती है। यार डांग अति प्रबंध
गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। यार डांग अति प्रबंध गहराई में अपोरदन प्रलंबी सेल कटक होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल सेलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। जो एक दूसरे से कोमल
शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है, जो एक दूसरे से कोमल शैलों में काटे गए लंबे गलियारे द्वारा अलग हुई होती है। भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से
से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग भू स्तंभ वायु अपर्दन द्वारा चट्टानों से विकसित शैल स्तंभ जिसका ऊपरी भाग कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है भू स्तंभ कहलाता है कठोर
कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला
निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। कठोर एवं निचला भाग मुलायम होता है, भूस्तंभ कहलाता है। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद
बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। लोयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहते हैं। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क
शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालुका
बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। बरखान शुष्क प्रदेशों में विकसित होने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है।